नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजने वाले हैं और वक्त है खोज खबर का। खोज खबर यानी खबर लेने और खबर देने का वक्त। एक जमात की बड़ी भूल ने हिंदुस्तान में कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग को बेहद मुश्किल बना दिया। दिल्ली में मरकज को कोरोना का एपिसेंटर बनाने वाले मौलाना साद के कारण देश के सबसे बड़े लॉकडाउन के दौरान सबसे बड़े लुकआउट मिशन को चलाया जा रहा है। मरकज में शामिल करीब 100 लोगों में अभी तक कोरोना की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 10 लोग जान गंवा चुके हैं। मरकज में लोगों को इकट्ठा करने वाले मौलाना के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन मौलाना कहां है इसका किसी को कोई अता पता नहीं। सवाल यही है कि जब देश को बचाने की बातें हो रही थी तो एक मौलाना ने धर्म के नाम पर ऐसा अधर्म क्यों किया, जिससे हिंदुस्तान के गली मोहल्ले में पहुंच गया कोरोना संक्रमित मानव बम। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि मौत बांटकर कहां गायब हो गया मौलाना साद। आपको बताएंगे कि धर्म के नाम पर इस मौलाना ने कैसे फैलाए अधर्म, लेकिन उससे पहले देखिए आज की रिपोर्ट। गायब हुआ कोरोना का खलनायक। नोटिस आपको दे रहा हूं और मोहम्मद असाद साहब के नाम पे दे रहा हूं। मौत बांटकर कहां भागा मौलाना? मरकज ने मामला बिगाड़ दिया है। हिंदुस्तान में जारी लॉकडाउन के बीच सबसे बड़ा लुकआउट मिशन चल रहा है। दिल्ली से लौटे जमातियों की पूरे देश में तलाश की जा रही है। 19 राज्यों में लगातार दिल्ली के मरकज में शामिल होने वालों की धरपकड़ की जा रही है। रेलवे भी इस बेहद चुनौतीपूर्ण काम को अंजाम देने में जुट गया है। रेलवे 5 ट्रेनों के यात्रियों का पता लगाने में जुट गई है। इन ट्रेनों में जमाती दिल्ली से अलग अलग जगह गए थे। इन ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या हजारों में है। ये सभी ट्रेन 13 से 19 मार्च के बीच दिल्ली से रवाना हुई थी। इनमें आंध्र प्रदेश को जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस, चेन्नई तक जाने वाली ग्रैंड ट्रक एक्सप्रेस, चेन्नई जाने वाली दूसरी ट्रेन तमिलनाडु एक्सप्रेस, नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस और आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। उधर देश में कोरोना का सबसे बड़ा विलेन बनकर सामने आया मरकज का मौलाना साद। 28 तारीख से ही फरार बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। मौलाना साद की कारगुजारी से पूरा देश हलकान है। कोरोना वायरस को लेकर इसकी सोच किस हद तक लापरवाह थी, इसके सबूत भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। पता होते हुए यहाँ 4000 फीट की एक बिल्डिंग में 3000 लोग रुके हुए हैं। ये आतंकवाद नहीं तो क्या है? ये आतंकवाद का अड्डा बना के इन्होंने एक कोरोना आतंकवाद पैदा किया और इसे पूरे देश में फैलाने का काम इन लोगों ने किया है। आपने देखा होगा कि जब इन लोगों को वहाँ से निकाला गया, ये वायरस पीक मारने से, खांसने से, छींकने से डॉक्टर से लेकर सारी दुनिया के लोग टीवी पे और सब लोग माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जिन लोगों को कोरोना वायरस था वो पीक मार रहे हैं। आपने देखा होगा पीक मार रहे हैं, पीक मार के इस वायरस को फैलाने का काम कर रहे हैं। ये जरूर एक साजिश है। मौलाना साद के इस ऑडियो से ये साफ है कि कोरोना की बढ़ती बीमारी के नाजुक वक्त में भी अपनी जहरीली जुबान से लोगों को बरगला रहा था, उन्हें एक जगह इकट्ठा होने के लिए कह रहा था। इतना ही नहीं, ये मौलाना धर्म के नाम पर नफरत भी फैला रहा था। ये मौका इसका नहीं है कि आदमी महज डॉक्टरों की बातों में आकर नमाजें छोड़ो जी, मुलाकातें छोड़ो, मिलना जुलना छोड़ो। क्यों नहीं यकीन करते? क्या 70,000 पैसे मेरे साथ हैं? फिर भी बीमारी आ गई कि जब अल्लाह ताला ने मेरे लिए बीमारी मुकद्दर कर दी तो मैं किसी डॉक्टर किसी दवा को साथ रखकर कैसे बच सकूंगा? ये पहली बार नहीं है जब मौलाना साद विवादों में आया है। इससे पहले भी उसके खिलाफ दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी किया था। मौलाना साद पर तबलीगी जमात का अमीर बनने के लिए घपला करने के भी आरोप हैं। मरकज में लॉकडाउन के आरोपों के बाद अब उसे दिल्ली पुलिस सरगर्मी से तलाश रही है। टीम न्यूज़ नेशन। और इसी पर बात करने के लिए कि आखिरकार मौलाना ने मौत क्यों बांटी, हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर शोएब जमई, जो कि प्रेसिडेंट है इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, वो जुड़ गए हैं। मेरे साथ शाजिया इल्मी, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो जुड़ेंगी। मेरे साथ विजय शंकर तिवारी जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, वो जुड़ गए हैं। और मेरे साथ सैयद वसीम रिजवी, जो कि शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर जमई, मैं जानना चाहूंगा, पहले शाहीन बाग को लेकर सवाल उठे कि लोग वहां से नहीं उठ रहे हैं, पुलिस को जबरदस्ती हटाना पड़ा।
हर तरह के नियम कानून की अवहेलना की शाहीन बाग ने, और उसके बाद मरकज। ये क्या है कि राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ कुछ लोग चलना ही नहीं चाहते, ऐसा क्यों शोएब जमाई, बताइए। दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शोएब जमाई, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी। और मैं आपको साफ साफ बोल दूं, मैंने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। शोएब जमाई, अपने कान का इलाज करवा लीजिए। नहीं, आप अपने प्रोड्यूसर से कहिए रिवाइंड करके आपको दिखा दे आपने तालिबानी जमात कहा है। गलती हो गई होगी। ना, बिल्कुल नहीं शोएब जमाई, मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि हमने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पहले शाहीन बाग, अब मरकज, देश की मुख्य धारा के खिलाफ कुछ लोग क्यों होते जा रहे हैं, जवाब दीजिए। बिल्कुल, और आप उनके लीडर हैं। तबलीगी जमात ये नाम है। देखिए, पहली बात तो है कि मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है इस वक्त देश में। लगातार मुसलमान और शाहीन बाग के बाद नए नए ऑर्गेनाइजेशंस जो भी मुसलमानों के, सबको टारगेट किया जा रहा है। देखिए, पूरी दुनिया से कोरोना होता हुआ जब हिंदुस्तान में आया तो वो मुसलमान बन गया। अब जब मुसलमान बन गया तो इसका खतना भी करेंगे, फिर उसके बाद इसका निकाह भी करेंगे, उसके बाद आप ट्रिपल तलाक भी कराएंगे। मुझे मालूम है पूरी दुनिया कोरोना की खोज के इलाज खोज रही है, और हिंदुस्तान में मीडिया कोरोना का धर्म ढूंढ रही है। तो बताइए ना, मौलाना मौत क्यों बांट रहे हैं? कोरोना का कोई धर्म नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं शोएब जमाई, और मैं बड़ी तौर पर साफ कर दूं, कोरोना का कोई धर्म नहीं है। और कोरोना का वायरस हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई, बौद्ध, जैन कुछ नहीं देखता है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर मौलाना साहब से कहीं चूक हुई है तो उसकी भी जो है जवाब अभी भी कहीं चूक हुई है। हाथ कंगन को आरसी क्या और शोएब जमाई को फारसी क्या? लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जो, देखिए, मौलाना साहब दामद आज बता दिया है, उन्हीं ने कह दिया। मैं एक मिनट आ रहा हूं वसीम भाई, सिर्फ 30 सेकंड, पढ़ो, कोरोना कुछ नहीं, सिर्फ 30 सेकंड वसीम भाई, आ रहा हूं। शोएब जमाई जवाब दीजिए, 30 सेकंड आपके। जी, देखिए, मौलाना साहब और मरकज निजामुद्दीन के जो तमाम अकाबरीन हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एसडीएम की मदद से जो है व्हीकल पास के लिए बातचीत की थी। लेकिन प्रशासन ने जब उनकी मदद नहीं की तो वो मजबूर हो गए वहीं पर रहने के लिए। अदरवाइज उनको डिस्पर्स करने के लिए उन्होंने प्रशासन से मदद मांगी, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। दूसरी बात है कि दिल्ली सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर एसडीएम तक बात पहुंचती है तो एसएचओ की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जब पूरा देश लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा था तो कई प्रतिष्ठान जो कि हिंदुओं के हैं वो भी खुले हुए थे, संसद भी खुली हुई थी, योगी आदित्यनाथ भी जा रहे थे, और मध्य प्रदेश में बीजेपी के लोग भी जमा हो रहे थे हर जगह। लेकिन 22 तारीख के बाद अगर दूसरों ने गलती की है तो ये आपको गलती करने का अधिकार देता है। शोएब जमाई, ये किस कानून में लिखा है? हमने उसकी भी आलोचना की थी, हम इसकी भी आलोचना कर रहे हैं। वसीम रिजवी साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, सवाल ये है कि कह दी आपने अपनी बात कह दी। दीपक जी, जब उन्होंने प्रशासन से मदद मांगी तो क्यों नहीं मदद की गई? इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? तबलीगी जमात बिल्कुल होनी चाहिए। पहली बात तो है, बिल्कुल होनी चाहिए। जो है बहुत तबलीगी जमात एक गैर राजनीतिक बहुत बड़ी संस्था है। ठीक है, शोएब जमाई को ऑडियो नहीं जाएगा, बीच में बहुत बोलने लगे। वसीम रिजवी जी बोलिए। संगठनों के लिए मानव बम तक तैयार करती है। और दीपक जी, ये आतंकी संगठनों के लिए मानव बम तक तैयार करती है। ये इतिहास रहा है, ये आतंकियों के फंड से ही चल रही एक जमात है। और आप ये बात देखिए, इस पर साजिश का बिल्कुल साफ इस बात को वाज़ेह हो जाता है कि जब पूरी दुनिया लॉकडाउन है, आपके इस जमात ने अपने किया फॉरेनर्स को विजिट वीजे पर बुलाकर वहां पर ये एक बहुत बड़ा जलसा करवाया। और जलसा करवाने के बाद क्यों नहीं हम इसको माने कि बाहर से कोरोना लाया गया यहां फैलाने के लिए, क्यों नहीं मानते हम? ठीक है वसीम भाई, आपने पॉइंट उठाया। इन्हीं सवालों को लेके मैं मुशर्रफ अली खान साहब के पास जाना चाहूंगा। लेकिन खान साहब, आप हमसे जुड़े हैं, कई पॉइंट पर मैं आपका क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। सबसे पहले मोहम्मद साहब जो मौलाना हैं, उनकी बाइट सुनिए, वो क्या कह रहे हैं, आप उसका एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। सबसे पहले सुनाइए मौलाना साहब क्या कहते हैं कोरोना के बारे में। क्या तुम मुझसे भाग जाओगे? तुम मुझसे भाग जाओगे? कौन सी ऐसी जगह है जहां तुम अल्लाह ताला के कुदरत के निजाम और कुदरत के दायरे से बाहर निकल जाओगे? बताओ। कुरान में किसी जगह समझा के अल्लाह ने
तुम मौत से भाग के जाओगे कहां? इन्हों मुलाक़ीकुम, कि मौत तो तुम्हारे आगे आगे चल रही है ना। जी हाँ, कि अगर मौत पीछे होती तो आदमी सोचता चलो भागते रहो। जी हाँ, अरे सुनो तो सही मैं क्या कह रहा। मौत अगर कहाँ होती इंसान के पीछे नहीं है मौत। जी हाँ, अल्लाह ने मौत को कुरान में आगे बताया है। इसलिए दोस्तों, जरा इस मौके पर अपनी अकल समझ को जरा ठिकाने रखो और अल्लाह ताला के ज़ाब्तों को देखो। अल्लाह के ज़ाब्तों को देखो, ये ज़ाब्ते देखने का वक्त है। तो मौलाना साहब, सबसे पहले मुशर्रफ साहब, सीधा सवाल मेरा आपसे, कहां पर हैं मोहम्मद साहब, मौलाना साहब? क्यों भागे हुए हैं बताइए? और क्या जमात को देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए मौत बांटने के लिए? दीपक भाई, आप एक सवाल करते हैं, उसका जवाब तो ले लीजिए पहले। उसका जवाब आपने लिया नहीं, दूसरा सवाल आपने शुरू कर दिया। आपने मुझे ऑडियो क्लिप सुनाई है और उस पर मेरा जवाब मांगा है। जी, ये ऑडियो क्लिप मैंने भी सुनी है, ये आपके पास अधूरी है, मैं पूरी सुनाऊंगा। इसके बाद मौलाना साहब ने स्पेसिफिक कहा है, खास तौर से कहा है। जी प्लीज़, मैंने सुनी हुई है, सुनाने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। बड़ी नरमी के साथ, तहजीब के साथ मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मुझे आपसे झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी है और बेतुकी बात भी नहीं करनी है। प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए आप। बिल्कुल बोलिए। इसके बाद जो है मौलाना साहब ने साफ कहा है कि देखो, आपस में मिलने जुलने से जो स्वस्थ लोग हैं, जो ठीक लोग हैं, उनसे बीमारी फैल जाएगी, ऐसा यकीन बनाना कि हम किसी से मिलेंगे तो बीमारी लग जाएगी, ऐसा यकीन अपने अंदर बनाना, ये कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में गलत है। ऐसा एक यकीन बना लेना, क्योंकि बीमारी तो चली जाएगी 2-4 हफ्ते, 10 दिन, 2 महीना, जितना भी होगी, लेकिन जो यकीन बन जाता है लोगों का, वो बाकी रहता है कि उसके बाद भी आप जब लोगों से मिलेंगे तो वो ये यकीन होगा कि जी मिलने से बीमारी फैलती है। उन्होंने क्लैरिफाई किया है। दूसरा, उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि प्लीज लिसन टू मी। चाहिए। अब यहाँ पर कुरान भाई साहब, आपकी बात सुनिए। वसीम भाई, देखिए, हम फिरका वारियत से ऊपर उठ करके बात करें, प्लीज आप बीच में इंटरप्ट ना करें। आप बोल रहे थे तो मैं सुन लीजिए, खान साहब को सुन लीजिए। वसीम भाई, कंटिन्यूअस इंटरप्ट करने से आपकी बात सही नहीं हो जाएगी। प्लीज आप जितनी बात बोलेंगे तो मैं भी कंटिन्यूसली बोलता रहूंगा, तो ये तो कहीं भी अनएंडिंग बहस हो जाएगी। आपके चिल्लाने से कोई बात जो गलत है वो सही नहीं हो जाएगी, जो सही है वो गलत नहीं हो जाएगी। आप सुने तो सही दूसरे को, हम आपको पेशेंटली सुन रहे हैं, हम आपकी बात सुन रहे हैं, हम दखल नहीं दे रहे हैं, इंटरप्ट नहीं कर रहे, तो आप हमारी भी बात सुनिए ना प्लीज। जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि उसके बाद उन्होंने बिल्कुल स्पेसिफिक कहा है, खास तौर से कहा है कि जिन लोगों को बीमारी है, जो बीमार हैं, उनसे नहीं मिलना, लेकिन आपस में जो लोग स्वस्थ हैं उनसे मिल सकते हैं। उनसे ये यकीन बनाना कि मिलने से, लोगों के मिलने से, मैं आपसे मिल रहा हूं आज, टेलीफोन पे बात कर रहा हूं। आपने अपनी बात कह दी मुशर्रफ साहब, आप रिपीट कर रहे हैं। जब पूरा देश सोशल डिस्टेंसिंग की बात कह रहा है, दुनिया भर के एक्सपर्ट यही कह रहे हैं, मक्का मदीना बंद हो चुका है, काबा बंद हो चुका है, देश के सारे मंदिर बंद हो चुके हैं, अजमेर शरीफ बंद हो चुका है, हाजी अली दरगाह बंद हो चुका है, तो क्या जरूरत थी 4000 लोगों को बिठा के रखा जाए? जी दीपक भाई, एक सवाल का जवाब एक ही वक्त में दिया जाएगा। जी बोलिए। सोशल डिस्टेंसिंग की बात आपने कही है, मौलाना साहब ने लिखकर प्रेस रिलीज दिया, लिखकर मेरे पास है मौजूद, उसका उर्दू में है और फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी मौजूद है कि जो गवर्नमेंट जो हिदायत दे रही है, जो इंस्ट्रक्शंस जारी कर रही है, उस पर अमल किया जाए। तो लोग क्यों इकट्ठा रहे? और बताइए, और किस तरह ना तो लोग क्यों इकट्ठा रहे बताइए ना। आपको प्रोएक्टिव ढंग से काम करना था, आपको प्रोएक्टिव ढंग से काम करना था। पुलिस आपको बुला कर समझा रही है, उसके बाद भी आप नहीं निकल रहे हैं वहां से। देखो, सबसे पहले हाँ सही बात है, आप ठीक कह रहे हैं। ये हर क्यों का जवाब नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया में ये बीमारी फैली हुई है और कोई आदमी बीमार नहीं होना चाहता, कोई भी नहीं। मैं तो ये चाहता हूं कि किसी जानवर को भी ना हो ये बीमारी, इंसानों को छोड़ दिए। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। आपके यहाँ से लेकिन निकले हुए लोग बीमारी फैल गई तो हम एक दूसरे को इल्जाम लगाते रहे। आपके यहाँ से निकले हुए लोग मौत बांट रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। आपके देखिए, आप दिखाइए, लिस्ट दिखाइए कि कितने लोग वहां से निकले जिनको बीमारी थी और उन्होंने फैलाई। आपसे मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आपसे, आप छोड़िए तबलीग जमात को, एक इंसानियत के नाते एक इंसान है। की पूरी मुकम्मल लिस्ट नहीं बन पाई है कि कौन पूरे मुल्क में हजारों हैं, पूरी दुनिया में हजारों हैं।
पूरी दुनिया में हजारों हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसको देंगे आप? ठीक है, मैं फ्लोर को ओपन करता लाखों लोग, हजारों लोग मर चुके हैं, लाखों लोग इससे सुनिए कैसे कहा जा रहा है कि मस्जिदों के अंदर आप रहिए। सुनिए मोहम्मद साद को, मौलाना साद को। ये मौका मस्जिदों को आबाद करने का है। ये इन बातों में आ जाना कि जी मस्जिदें छोड़ दो क्योंकि हालात इस वक्त के ऐसे हैं, नहीं। वो तो अल्लाह मुझे माफ फरमाए, जिनकी अक्लों पर गैरों का तसल्लुत होता है वो उनको ये मशवरे देते हैं कि आप मस्जिदें बंद कर दीजिए ताकि लोग जमा ना हो। अरे तो मैंने अर्ज किया कि ये मौका मस्जिदों को छोड़ने और बिखरने का नहीं है। क्यों इस बात पर यकीन आ गया कि हम मिलेंगे तो बीमारी फैलेगी? इसका यकीन क्यों नहीं है कि हम आमाल की निस्बत पर जमा होंगे तो अल्लाह ताला इन हल्कों पर फरिश्तों को नाजिल करेंगे और फरिश्तों के नुज़ूल से दुनिया के अंदर सुकून और राहत, क्योंकि आप जानते हैं। तो बताइए मुशर्रफ साहब, क्यों कहा जा रहा है मौलाना साहब की तरफ से, मौलाना साद की तरफ से कि आप मस्जिदों के अंदर रहिए? जी वो मस्जिद तरस आता है जी, मस्जिदों को आबाद करने के लिए कह रहे हैं। सब कोरोना से जुड़ा हुआ था, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। खान साहब क्या फरमा रहे हैं आप? क्या रिपीट करें? ये जो बातचीत हो रही पहली है, बात तो आप लोग पत्रकार हैं, मेरी बात तो सुनिए। आप मेरी प्लीज मेरी बात, आप इस तरह से जो चिल्ला के बोलते हैं, चीख कर बोलते हैं, एक नॉर्मल टोन में बात करिए ना आप। मेरी आवाज ही तेज है खान साहब, तो अगर आप मुझे टीवी पर देखते होंगे तो मेरी आवाज ही तेज है। मैं इसी टोन में बात करता हूँ, सभी से ऐसे बात करता हूँ, इसीलिए मैं आपसे बड़े अदब से मैं जो कह रहा हूँ वो ही सही है, मैं ऐसा ही हूँ, तो वी शुड चेंज आवरसेल्व्स। ठीक है, मैं अपने आप को चेंज करने की पूरी कोशिश करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप मेरा जवाब सुनिए प्लीज। आप ये बोलिए कि क्यों मस्जिदों को आबाद करने की बात कही जा रही है? हम सब लोग इंसान हैं। दीपक भाई लिसन टू मी फर्स्ट, जस्ट लिसन। आपने एक सवाल पहले किया, उसका जवाब दे रहा हूं मैं। आपने कहा कि मौलाना साहब कह रहे हैं मस्जिदों को आबाद करिए। ये किस डेट की ये ऑडियो है, आप बता सकते हैं मुझे? ये उस डेट से पहले की वीडियो ऑडियो क्लिप है, जब पाबंदी नहीं लगी थी, जब लॉकडाउन नहीं हुआ था। आज की डेट की अगर कोई ऑडियो हो आपके पास कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि इस माहौल में भी सरकार की जो ऑर्डर है उसको मत मानो, मस्जिदों को आबाद करो, तो आप लाइए। खान साहब आप ये नहीं सुन रहे उससे पहले की ऑडियो क्लिप है जब सारी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे सभी आबाद थे। अरे आप रेफरेंस की बात कर रहे हैं ना, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आपको तरसने की जरूरत नहीं है। उन लोगों की अकल पर मुझे तरस आता है जो लोग कहते हैं कि दूर रहो नहीं तो बीमारी हो जाएगी। ये शब्द है उसमें, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है बताइए? उन लोगों की अकल पर तरस आता है, वो ये कहते हैं उन लोगों की अकल पर तरस आता है कि आप मिलेंगे तो बीमारी हो जाएगी। प्रधानमंत्री कह रहे थे उन दिनों कि हमको मिलेंगे तो बीमारी हो सकती है। ये यकीन की बात है, वो यकीन की बात, फेथ की बात कर रहे हैं, वो फेथ की बात कर रहे हैं। देखिए आज कोरोना का माहौल चल रहा है, कोरोना बीमारी है, वायरस है। आज हम ये बात कर रहे हैं कि मिलने से होता है। क्या हम 2 महीने पहले ये बात कर रहे थे? हम मिलते नहीं थे? हमारे प्रधानमंत्री साहब गले मिलते थे सबसे, जो हमारे गेस्ट आते थे विदेशों से। हाथ मिलाने की बात छोड़िए आप, हम सब मिलते थे, आप भी मिलते थे, हम सब दोस्त मिलते थे, आपस में हाथ मिलाते थे। हमारे दोस्त हैं, एडवोकेट हैं, कोर्ट में जाते हैं, गले मिलते हैं। तो इससे पहले भी क्या ये बात थी? ये तो आज के माहौल में है कि मिलने से आप सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए। मुशर्रफ साहब आप तो अच्छे वकील हैं, लोग बीमार हैं, आप अच्छे वकील हैं, बट अनडिफेंडेबल को डिफेंड कर रहे हैं। आप स्पिन दे रहे हैं कि कब का वीडियो है। शाजिया को मैं यहाँ पे जोड़ूंगा। शाजिया क्या कहेंगे मौलाना साहब को? कितनी बार इनको समझाया गया था ये बताइए। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं सिर्फ 2 मिनट मैं इंसानियत का पाठ पढ़ता हूँ और इंसानियत के नाते मैं ये कह रहा हूँ, देखिए सभी इंसान हैं, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन हम उसको ब्लेम करें। मुशर्रफ जी 1 मिनट रुक जाइए, बाकी लोग मुशर्रफ जी बहुत अच्छे वकील होंगे, लेकिन सच्चे इंसान नहीं है। और यहाँ पे उन्होंने सबके सामने झूठ बोला है। ये वीडियो जो है ये 18 मार्च का है और उसके बाद भी इस तरह की बातें कही गई हैं। मैंने पूरी डिटेल में सारे वीडियोस को सुना है और उस वीडियो में जब लगातार मौलाना साद बोल रहे हैं, वो बाकायदा जब बोल रहे हैं तो लोग खांस रहे हैं और छींक रहे हैं और ये तक कहा जा रहा है कि बीमारी आती है, बीमारी जाती है। ये तो कोरोना एक साजिश है मुसलमान को मस्जिदों से दूर रखने के लिए, और मस्जिद से बेहतर जगह नहीं हो सकती मरने के लिए। वो ऐसी बात कह रहे हैं जो कुरान शरीफ में भी नहीं है। तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुशर्रफ अली खान जो भी हैं, भाई साहब आपने सच का साथ नहीं दिया। आपके लिए सच जरूरी नहीं था और आपने सच नहीं बोला।
क्योंकि 18 मार्च के बाद का वीडियो है, जबकि दिल्ली पुलिस की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से भी बाकायदा पाबंदी थी। उसके अलावा मैं दो बातें और यहाँ पे कहना चाहती हूँ। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं भाई साहब, और एक बहुत अफसोस की बात है कि आप दाढ़ी रखते हैं। ठीक है, आप दाढ़ी खान साहब टोपी मेरी एक पहनते बात हैं, का लेकिन जवाब आप सच दीजिए, नहीं बोलते। मेरी एक बात का आप सच जवाब नहीं बोल दीजिए, रहे हैं। मेरी एक बात का जवाब दीजिए। विदेशों से इतने लोग आ जाते हैं, कई ऐसे देश हैं जहां से कोरोना से संक्रमित लोग जमात के अंदर आए, मरकज के अंदर आए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उनकी पूरी की पूरी सूचना भारत सरकार को देते? और आप एक और वायलेशन कर रहे थे, आप टूरिस्ट वीजा को पर लोगों को लाते थे और उनसे धार्मिक प्रीचिंग कराते थे, प्रचार कराते थे धर्म का। उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन टूरिस्ट वीजा पर क्यों? खान साहब, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको, या सवाल सुनना नहीं चाहते आप? जी मेरी मैं नहीं मैं जवाब देना चाह रहा हूं। आपका पूरा हो गया? जी मैं जवाब दूं? बिल्कुल दीजिए सर, इंतजार मैं पहले शाजिया बहन के सवाल का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने पहले किया था, उन्होंने कहा, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि मैंने सत्य नहीं बोला। मैं इसको दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं सच्चाई का साथ देता हूं, और आई एम एडवोकेट बाई चॉइस, बाई भाई साहब, पैशन। आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि मौलाना साहब ने बाकायदा कहा, मैं सच्चे केस लड़ता हूं। कहा कि प्लीज बीमारी हो या ना हो, हम लोग मस्जिद में रहें और मस्जिद में मरना ज्यादा बेहतर है बजाय जाने के। और अगर डॉक्टरों के पास जाना भी है तो उसी डॉक्टर के पास जाओ जो उसके अमाल और अखलाक अच्छे मुसलमान की तरह हैं। नहीं भाई साहब, आप वकालत ना कीजिए यहाँ पे। ठीक है, आप एक नेक और अच्छे सच्चे इंसान की तरह बात कीजिए। आपने अपना पक्ष रख दिया, आप बात रिपोर्ट कर रहे हैं। ये गलत इंफॉर्मेशन है आपके पास। खान साहब, मेरा सीधा सवाल है, हमारे मेरा सीधा सवाल है। ठीक है, कितने सारे आपने अपना तर्क दिया, शाजिया ने अपना तर्क दिया, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। छोड़ दीजिए, इस बहस में जाते ही नहीं। वीडियो कब का है, क्या हुआ, पूरे देश ने देखा, पूरा देश जज करेगा। मैं सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा हूँ, मौलाना साहब कहाँ हैं? जवाब दे, जवाब दे। आप दुनिया में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाने का दावा करते हैं, आप बताइए मौलाना साद अगर एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो इस वक्त कहां गायब हैं? उनकी वेयर अबाउट तबलीगी जमात के लोग क्यों नहीं बताते? ये आपको किसने बताया कि वो गायब हैं? पुलिस ढूंढ रही है, आज टीवी ढूंढ रही है, 24 घंटे टेलीविजन पर चल रहा है। भाई साहब, कितने सादगी से आप आराम से झूठ बोलते हैं, मैं तो आपको देख रही हूँ। वाकई में बड़े इनोसेंट है आपका, बड़ी इनोसेंसी से आपने देश पर कोरोना फैला दिया। ऊपर लाग लपेट। देखो, हमें ये नहीं है कि ये जिंदगी ऐसी चलती रहेगी और हमें ऊपर वाले के यहाँ पेश नहीं होना पड़ेगा। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। समय से पहले आपके पास कोई तर्क नहीं है, पहले लोग आप सवाल का जवाब सुनिए प्लीज। आपने जो सवाल किया एक एक करके उसका जवाब मेरे से ले लीजिए प्लीज। शाजिया, एक मिनट, मुझे सवाल का जवाब लेने दीजिए। मौलाना साहब के बारे में 48 घंटे से ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। आईपीसी पूरे 48 घंटे से ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि वो गायब हैं। ये इस मुल्क के कानून हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन है। आपको किसी आईओ ने बोला कि हमने उनको नोटिस दिया है, वारंट दिया है, उसके बावजूद वो पेश नहीं हो रहे हैं? कम से कम आपको पता है सिविल प्रोसीजर कोड में क्या लिखा है? किसी को नोटिस देने के बाद भी वो पेश नहीं होता है। जस्ट लिसन टू मी फर्स्ट। अगर गलती हो गई है तो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। मैं बड़े पोलाइट वे में आपसे कहना चाहता हूं दीपक भाई, जस्ट आप देखिए शोर मचाते रहेंगे, पूरे मुल्क में आप शोर मचाएंगे। वो फरार हैं। यू हैव टू आंसर दिस कि कैसे फरार हैं। आपके पास किस आईओ ने, किस पुलिस ऑफिसर ने बोला है कि हमने उनको नोटिस दिया, वो पेश नहीं हुए? 24 घंटे से देश में ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। मौलाना साहब कहां हैं? तब्लीगी जमात क्लैरिफाई क्यों नहीं करती? हिंदुस्तान को जो खतरे में डाल रहे हैं, क्या ये जिम्मेदारी है? क्लैरिफाई नहीं कर रहे। मौलाना साहब बताइए, कहीं फैल रहा है तो ये इनकी जिम्मेदारी है, उनको बताएं। सिर्फ खान साहब का ऑडियो जाएगा। चैनल की खबरों से कानून नहीं चलता है इस मुल्क का। इस मुल्क में कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और एक प्रोसीजर है कौन फरार कब कहा जा सकता है। आपके पास ये मैंने फरार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने कहा है एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के कारण मीडिया के सामने क्यों नहीं आते ना। मैंने कभी फरार शब्द, मैंने कहा कहां गायब है, गायब शब्द का इस्तेमाल किया वकील साहब। आपके चैनल के पास नहीं आऊं मैं, क्या आपके अधिकार क्षेत्र में आता हूं?
देश के सामने तो आ सकते हैं ना, देश के सामने तो आ सकते हैं ना, देश के सामने तो आ सकते हैं ना। राष्ट्रभक्त नहीं है क्या? झूठ फैला रहे हैं। राष्ट्रभक्त नहीं है क्या वो? भोली भाली जनता को बता रहा हूं, ये तबलीग जमात कोई ऐसी अननोन जमात नहीं है। हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मोहल्ले में हमारे तबलीग के भाई जाते हैं। हिंदू हमारी दावत करते हैं, अपने घरों में बिठाते हैं। जवाब सिर्फ दीजिए मुसलमानों कि के घरों में हम नहीं जाते, हमसे सब मोहब्बत करते हैं। मौलाना साहब कहाँ हैं? वो देश के सामने आकर माफी क्यों नहीं मांगते? ये बदनामी नहीं होगी। जाने अनजाने मुझसे गलती हो गई, जवाब दीजिए। बिल्कुल आएंगे, प्रॉपर फोरम पे आएंगे, एप्रोप्रिएट फोरम पे आएंगे, सरकारी नोटिस पे आएंगे। आप कोई नोटिस दीजिए मुझे, मैं देता हूं मौलाना साहब को जाकर के। कम से कम देश को बता तो सकते थे कि क्या वस्तुस्थिति है। उनके बारे में खबरें चल रही हैं, तबलीगी जमात ने कोरोना फैला दिया, ये देश के स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान है। बिना जाने कि उनकी है कि नहीं है, किसने आपको भेजी है, मैं आपसे पूछ सकता हूं ये ऑडियो क्लिप किसने भेजी है आपको? इसका क्या सोर्स है? इसकी क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट है आपके पास? आपने कैसे मान लिया कि ये सही है, उन्हीं की आवाज है? मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की वो रिपोर्ट पता है जिसमें उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात से निकले 100 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जवाब दीजिए, मैं मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मौलाना साहब कहाँ हैं? हियर एंड देयर। ना आई एम नॉट रनिंग हियर एंड देयर। ये ऑडियो क्लिप आपके पास किस सोर्स से आई है? ये ऑडियो क्लिप मेरे पास तबलीग के एक व्यक्ति की तरफ से आई है, मैं बता रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं आपको। बोलिए, उस व्यक्ति से पूछिए, आपके ये गलती से पूछिए इसके बारे में। फिर नहीं, उस व्यक्ति से आपको जवाब देना पड़ेगा। सवालों में आप हैं, को लाइए, खान साहब सवालों में आप हैं। सबसे पहले जवाब दीजिए, मौलाना साहब कहाँ हैं? देश में कोरोना फैलाकर मौलाना साहब, देश में कोरोना फैलाकर मौलाना साहब कहाँ गायब हो गए? मुझे ये बताइए, देश में कोरोना फैलाकर मौलाना साहब कहाँ गायब हो गए? कह सकते हैं कि मौलाना ने ये कोरोना फैला दिया? पूरे देश ने देख लिया, पूरे देश ने देख लिया। किसने फैलाया है? खान साहब, पूरे देश ने देख लिया। आप बताइए, आप दीपक खान साहब, पूरे देश ने देख लिया। आप ये अफवाहें फैलाते हैं। हमारी देश की जनता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जानते हैं। तबलीग जमात को हर आदमी जानता है। आप बदनाम करेंगे, बदनाम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम अपना पैसा लगा करके गलियों में घूमते हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। देश के सामने तबलीगी जमात ने इतना बड़ा संकट पैदा कर दिया है। देश के सामने तबलीगी जमात ने इतना बड़ा संकट पैदा कर दिया है। ऐसे में मौलाना साहब कहाँ हैं? मैं नहीं कह रहा, स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है देश का, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है। आप किस? शाजिया जवाब दीजिए, क्या इस कुतर का कोई जवाब हो सकता है? शाजिया जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी को भी आप जवाब देंगे? अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है तबलीगी जमात ने कोरोना फैलाया? जी बिल्कुल कहा है, सुन लीजिए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब अरविंद केजरीवाल जी ने आपसे कहा है कि कोरोना तबलीगी जमात ने फैलाया? सुन लीजिए, आपराधिक लापरवाही। क्या सुन? मैंने सुना हुआ है, आपराधिक लापरवाही। उन्होंने कहा है लापरवाही किसी से भी हो सकती है। आप भी लापरवाही किसी से भी हो सकती है। आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के इल्जाम लगा रहे हैं। खान साहब, जानते समझते लापरवाही करेंगे, आप लोगों की जान को खतरे में डालेंगे। आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, आप लापरवाही नहीं कर रहे हैं। कौन जिम्मेदार होगा? आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा कहीं पर?